प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है विकास चौधरी आरएस यूट्यूब चैनल को। जैसा कि प्यारे साथियों, हमारी सीरीज चल रही एनसीईआरटी कक्षा 12 और एनसीईआरटी कक्षा 12 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समकालीन विश्व राजनीति। और समकालीन विश्व राजनीति की बात करें तो आज प्यारे विद्यार्थियों हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 7, जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण। क्या नाम है अध्याय का? वैश्वीकरण। हम लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्लासेस में पीओई क्यों करते हैं, साथ साथ में एमसीक्यू करते हैं, व्याख्या करते हैं इनकी। तो इस वजह से पूरा का पूरा आप लोगों को क्या हो जाता है, संपूर्ण 360 डिग्री विजन हो जाता है। हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि हम कक्षा 12 और कक्षा 11 की एनसीईआरटी कराएंगे। और जो तमाम विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट स्कूल योग्यता राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं आप लोगों को कई बार बोल चुका हूं कि ये एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 की ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगी। किसके रूप में साबित होगी? ब्रह्मास्त्र के रूप में। और प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने अगर पहले की क्लासेस नहीं देखी, आप लोगों की जानकारी बता दूं कि आज हमारी एनसीईआरटी कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की अंतिम क्लासेज है, जिसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण। आप लोगों ने अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी तो उन क्लासेस को जरूर देखें, जिसे मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि आपकी जो तैयारी है, इस तैयारी में एक शानदार वाली धार लगेगी। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने, हमारी टीम ने एनसीईआरटी कक्षा 12 में से हर एक पहलू को ऐसे कंटेंट के रूप में, ऐसे फॉर्मेट के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न एक भी गलत नहीं हो। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास वाला, स्कूल योग्यता राजनीति विज्ञान। अब देखिए आज का आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? इसमें से कौन सा एक कथन है जो वैश्वीकरण के बारे में सही है? वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। कथन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है। ख कह रहा है कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। ग कह रहा है कि वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। या फिर ये कह रहा है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी ऑप्शन कंसिस्टेंट है, यानी नजदीकी है। अब देखिए, वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, पहला ऑप्शन तो यहां से सीधा सीधा आपकी गलत हो जाएगा कि वैश्वीकरण एक केवल और केवल आर्थिक परिघटना नहीं है। तो आप लोगों को मन में आ रहा सर तो कौन सी परिघटना है? तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। कैसी है? मल्टी डायमेंशनल है। बहुआयामी परिघटना की बात करें तो वैश्वीकरण में राजनीतिक, उसके बाद हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों सांस्कृतिक, और बात करें तो आर्थिक, ये तीनों संबंध एक दूसरे पर आधारित रहते हैं वैश्वीकरण की परिघटना में। अब देखिए, इसका उत्तर तो हालांकि आपके गया हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि आपके मन में, कई विद्यार्थियों के मन में ऑप्शन ख भी आ रहा था। ऑप्शन ख में लिखा हुआ कि वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। आप लोग यह भी कच्चा खा जाते हैं। 1991 की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के अंदर आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में हुई थी। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत, सुधारों की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका उत्तर आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1991 में। 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उस समय भारत के पीएम कौन हुआ करते थे? तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पीवी नरसिम्हा राव। राव। बात करें उस समय राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? तो ध्यान रख लेना, ये भी राष्ट्रपति हुआ करते थे प्यारे विद्यार्थियों आर वेंकट रमन। वेंकट रमन। और बात करें उस समय भारत के वित्त मंत्री, तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री जो कि भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी रह चुके, उनका नाम है प्यारे विद्यार्थियों मनमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? मनमोहन सिंह हो जाएगा। तो देखिए, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत करें तो आपके 1991 आएगा। अब देखिए, ऑप्शन ग कह रहा है कि वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। अब कई विद्यार्थियों के मन में ये भी आ रहा है कि सर वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, क्योंकि वो अक्सर गाइडों के अंदर पढ़ते हैं कि वैश्वीकरण का तात्पर्य, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण का तात्पर्य क्या है कि विश्वव्यापी
आर्थिक परस्पर जुड़ाव, वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके आगे ये भी लिखा हुआ कि वैश्वीकरण के द्वारा मॉडर्न संस्कृति, फिर अपन कह सकते हैं आधुनिक कल्चर का विकास हुआ है और वो पश्चिमीकरण के समान है। जैसे कि हम आमतौर पर कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर आ रही है। वेस्टर्न कल्चर किसका प्रभाव है? वैश्वीकरण का ही है, लेकिन वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण एकदम समान नहीं है। अपन मान सकते हैं कि वैश्वीकरण के द्वारा, भूमंडली के द्वारा पश्चिमी संस्कृति, अमेरिकी प्रभुत्वशाली अमेरिकन ढरा, या फिर अपन कह सकते हैं मैकडोनाल्डीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। पिज्जा बर्गर आ रहा है, फटी जींस आ रही है, हम लोग आप लोग पहन रहे हैं, हम तो नहीं आप लोग पहन रहे हैं, लेकिन वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान नहीं है। इसका सही उत्तर आपके होगा बहुआयामी परिगणना। प्यारे विद्यार्थियों, वैश्वीकरण के सामान्य अर्थ की बात करें ना, तो वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण में प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ी बात होती है कि पर्वा होता है। क्या होता है? पर्वा। वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है? बड़ा बड़ा अपन कह सकते हैं कि पर्वा होता है। और पर्वा किसका होता है? सबसे पहले अपन बात करें तो पर्वा होता है प्यारे विद्यार्थियों विचारमा। उसके बाद में पर्वा होता है आपके वस्तुओं का। उसके बाद में पर्वा होता है प्यारे विद्यार्थियों पूंजी का। और पर्वा होता है सेवाओं का। सेवाओं का मुख्य रूप से वैश्वीकरण के अंदर ये होता है विचार, यानी वैश्वीकरण के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचार बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं, बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। पूंजी, अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं लगता, उससे भी कम समय में आपके पास में पैसा डाल सकता है। आपके मन में आएगा डाल देगा क्या? बिल्कुल डाल देगा। अगर आप उससे मांग रहे हैं या फिर आपकी जान पहचान का होगा तो ऐसा नहीं कि हर कोई डाल देगा। समझ रहे? वस्तुओं का, पूंजी का हो गया। वस्तुओं की बात करें, आप अमेजन वगैरह ये जो भी साइटें वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह चलाते हैं, आपको कोई जीन्स पसंद आ गई, आपको कोई बुक पसंद आ गई, आपको दूसरी चीज पसंद आ गई जो आपके लिए अति उपयोगी, आपको पसंद आते ही आप उस पर क्लिक करेंगे और डिटेल भरेंगे और आप मन चाही जगह पर दुनिया के किसी कोने से किसी कोने में वो चीज को मंगा सकते हैं। और उसके माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से सेवाओं का पर्व भी हो रहा है। सेवा की बात करें, सर्विस की बात करें, आप लोग जानते होंगे वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे अमेरिका में काम चल रहा है। यानी अपन यहाँ पर बैठे हैं भारत के अंदर, अपन काम अमेरिका में कर सकते हैं, अपन काम चीन में कर सकते हैं, अपन काम रूस में कर सकते हैं। किसके माध्यम से कर सकते हैं? वैश्वीकरण के माध्यम से कर सकते हैं। और वैश्वीकरण को लाने के अंदर सबसे ज्यादा किसी की भूमिका रही है तो टेक्नोलॉजी की रही है। किसके आगे प्रश्न पड़ेगा मन? टेक्नोलॉजी की, या फिर अपन कह सकते हैं प्रौद्योगिकी की रही है। तो वैश्वीकरण के माध्यम से विश्वव्यापी क्या हुआ? पारस्परिक जुड़ाव भी हुआ। हम लोग कह सकते हैं वैश्वीकरण के माध्यम से विश्वव्यापी विश्वव्यापी पारस्परिक पारस्परिक जुड़ाव भी हुआ। क्या हुआ है? जुड़ाव। सीधा सीधा प्रश्न आएगा कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव किसके माध्यम से हुआ? तो किसके माध्यम से हुआ? वैश्वीकरण के माध्यम से। वैश्वीकरण के माध्यम से ही आप लोगों ने एलपीजी का नाम सुना होगा। एलपीजी नाम तो सुना होगा ना आपने, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सुना ना? वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस अलग है। एलपीजी की हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण के संदर्भ में, तो एल से हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों लिबरलाइजेशन। क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। पी से हो जाएगा आपके प्राइवेटाइजेशन और जी से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें तो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन की बात करें वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। भारत में एलपीजी की नीति कब अपनाई गई थी? तो ध्यान रखना 1991 में अपनाई गई थी। इन्हीं के माध्यम से हम लोग अगर बात करें कि लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, उदारीकरण का प्यारे विद्यार्थियों तात्पर्य होता है कि कोई भी उद्योगों के क्षेत्र में या फिर इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में या फिर निवेश के क्षेत्र में जो भी फॉर्मेलिटीज है, जो भी अपन कह सकते हैं कि कार्रवाई है, उसको कम करना, जिससे कि हर कोई व्यक्ति आसानी से कोई उद्योग स्थापित कर सके। पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, यानी उद्योगों को निजी क्षेत्र में देना, जिससे कि आर्थिक स्थिति बढ़ सकती है। ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवाओं का, पूंजी का, वस्तुओं का, व्यक्तियों की आवाजाही आसानी से हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा थोड़े समय पहले
सीमा आई थी और अंजू गई थी। सुना कि नहीं सुना? सीमा तो आई थी और अंजू गई थी। कहाँ गई थी बताओ? किसका प्रभाव था वो? अपन कह सकते हैं सीमा, बॉर्डरलेस विश्व हो गया, वर्ल्ड है जो बॉर्डरलेस हो गया, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आपके मन में कोई चीज आ गई, आप फोन चलाना, आपको लगे कि ये शूज अच्छे हैं, आप हाथ तो हाथ बुक कर सकते हैं, 2 3 5 7 10 दिन के अंदर वो आपके पास में पहुंच जाते हैं। वो किसका कारण है? वैश्वीकरण का कारण है, यानी विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव हो गए आसानी से। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन खे कह रहा है कि जनता का एक खास समुदाय वैश्वीकरण का कारण है, ये तो नहीं होगा आपकी। ऑप्शन गे कह रहा है वैश्वीकरण का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ये भी गलत बात है। वैश्वीकरण का एकमात्र कारण आर्थिक धरातल पर पारस्परिक निर्भरता है, नहीं। ऑप्शन है जो आपके ए सही हो जाएगा, यानी कि वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। वैश्वीकरण का महत्वपूर्ण कारण क्या है? प्रौद्योगिकी है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी की बात करें, आप लोग भली भांति जानते हैं ये टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, अकेला क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और ये क्लास अंतरराष्ट्रीय फलक पर कहीं भी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति, देश के किसी कोने में बैठा व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी प्रतियोगी योद्धा उस क्लास को देख सकता है। ये किसका कारण है, किसका प्रभाव है? टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आप लोग राजस्थान के किसी कोने से, भारत के किसी कोने में बैठे बैठे जो आज देख रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी के अभाव में ऐसा संभव नहीं था। आपको यहाँ पर इस कमरे में मेरे सामने आना पड़ता था, वर्चुअल आप लोग नहीं पढ़ सकते थे, ऑनलाइन आप लोग नहीं पढ़ सकते थे। किसका कारण है? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का ही कारण है, 1 मिनट ही नहीं लगते, एक पीडीएफ, एक स्क्रीनशॉट एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं आप लोग। टेक्नोलॉजी का ही प्रभाव है। टेलीग्राम हो या फिर टेलीग्राफ हो या फिर टेलीफोन हो या फिर वीडियो कॉल। आज से 50 साल पहले किसी ने सोचा था कि 50 तो क्या, हम 20 साल पहले की बात करें, वीडियो कॉल पे बात होगी, लेकिन आजकल खूब जैसे अपने पास में बैठे ऐसे ऐसे बात हो रही है। ये किसका प्रभाव है? ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव है। तो वैश्वीकरण के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो टेक्नोलॉजी ने निभाई है। इस चीज को विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन है जो गलत है? गलत कथन को आपको छांटना है। वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। वैश्वीकरण के समर्थक लोग ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के आने से, भूमंडलीकरण के आने से आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, यानी अपन कह सकते हैं इकोनॉमी बढ़ेगी, या फिर अपन कह सकते हैं अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल, वैश्वीकरण के आलोचक, देखो आलोचक तो कह रहे हैं कि इससे आर्थिक असमानता और बढ़ेगी, और आलोचकों की बात करें या फिर इसमें अपने आर्थिक आलोचकों की बात करना, तो वामपंथी ये बात करते हैं, वामपंथी या फिर अपन कह सकते हैं लेफ्टिस्ट। लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं कि वैश्वीकरण के आने से अमीर और अमीर होगा और गरीब और गरीब होगा, यानी कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कौन बात कर रहे हैं? ये वैश्वीकरण के आलोचक, वामपंथी ऐसी बात कर रहे हैं। बिल्कुल है जो कथन भी सही है। कथन गेम है कि वैश्वीकरण के पैरोकारों का तर्क है कि इसे सांस्कृतिक समरूपता आएगी, कल्चरल होमोजेनिस आएगी। बिल्कुल, वैश्वीकरण के समर्थक या फिर पैरोकार, पैरोकार की बात है, समर्थन करने वाले कहते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता आएगी। बिल्कुल, ये आपके कथन सही है। वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। नहीं नहीं, वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि सांस्कृतिक समरूपता नहीं आएगी, जबकि आपके सांस्कृतिक विभिन्नीकरण आएंगे। क्या आएगा? सांस्कृतिक विभिन्नीकरण। ये बात कौन करते हैं? ये बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों वैश्वीकरण के आलोचक। तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड पर प्रश्न है। आलोचक तो कहेंगे ही कहेंगे ना भाई, सांस्कृतिक समरूपता कैसे आएगी? सांस्कृतिक समरूपता आने की बात ही नहीं है। जबकि समर्थक कहेंगे बिल्कुल सांस्कृतिक समरूपता आएगी। तो ये प्यारे विद्यार्थियों समझ आधारित प्रश्न
था। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई है। देखिए, राज्य की शक्ति में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के फलस्वरूप। वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में, या फिर अपन कह सकते हैं स्टेट पावर में इंक्रीज किस प्रकार से हुई है, तो कानून व्यवस्था के संबंध में, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में, या फिर नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटाने के संबंध में, या फिर आर्थिक कार्यों के संबंध में। सीधा सीधा आप लोगों को उत्तर हो जाएगा से, नागरिकों के संबंध में, सूचनाएं जुटाने के संबंध में। और ये किसके माध्यम से संभव हो गया, टेक्नोलॉजी के माध्यम में, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अब देखिए, नागरिकों के बारे में सूचनाएं किस प्रकार से जुटा सकते हैं। आप लोग जानते हैं, आप लोग कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर मांगते हैं। आजकल कोई भी बैंक का खाता खुलवाते हैं तो आधार कार्ड से लिंक होता है, जन आधार कार्ड से, मोबाइल नंबर से लिंक होता है। यानी कि आजकल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप लोग सोचते हैं कि आप सेव है, या फिर अपन कह सकते हैं सेफ है। हालांकि आप सेफ है, घर के अंदर बैठे बैठे वीडियो देख रहे सेफ है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि आपका डाटा जो कोई चाहे वो ले सकता है। किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की शक्ति में इस प्रकार से वृद्धि हुई कि वो नागरिकों के बारे में सूचनाएं 1 मिनट के अंदर जुड़ा सकता है। आप लोग एक दूसरे को, किसी को मैसेज करते हैं, चाहे व्हाट्सएप की बात है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज, और वो आपको लगता है कि ये केवल और केवल मैं ही देख रहा हूं या फिर देख रही हूं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, अपन सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा। वो मैसेज आप अकेले नहीं और कई और लोग भी देख सकते हैं। तो सावधान रहे और सतर्क रहे। ये किसका प्रभाव है, वैश्वीकरण का प्रभाव है। राज्य की शक्ति के अंदर वृद्धि हुई है। अब देखिए, इसके संबंध में आलोचक कहते हैं कि राज्य की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है। आलोचक कह रहे हैं कि राज्य जो कल्याणकारी राज्य था वो न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बनने जा रहा है। यानी कि आपने आदर्शीय हाथ का सिद्धांत एडम स्मिथ वाला पढ़ा होगा। एडम स्मिथ की पुस्तक थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें आदर्शीय हाथ का सिद्धांत दिया था। तो राज्य के बारे में वैश्वीकरण का विरोध करने वाले व्यक्ति लोग कहते हैं कि राज्य है जो न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य बनने जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, मैकडोनाल्डीकरण वैश्वीकरण के किस प्रभाव का संकेत देता है। पहले तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मैकडोनाल्डीकरण का तात्पर्य क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, मैकडोनाल्डीकरण की बात करें तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य, फिर इसका सीधा अर्थ होता है कि अमेरिकी प्रभुत्वशाली ढरे की ओर ढलना। प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढरे की ओर ढलना क्या कहलाता है, मैकडोनाल्डीकरण कहलाता है। ये किस प्रभाव के अंदर आता है, राजनीतिक प्रभाव के अंदर, या फिर वैधानिक प्रभाव के अंदर, या फिर सांस्कृतिक प्रभाव, या फिर आर्थिक प्रभाव। सीधा सीधा फैक्चुअल प्रश्न है, आपके सांस्कृतिक प्रभाव है। मैकडोनाल्डीकरण एक सांस्कृतिक प्रभाव है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 1991 से पूर्व की संरक्षणवाद की नीति का क्या परिणाम हुआ। संरक्षणवाद की नीति, भारत आजाद हुआ था, आजादी के तुरंत बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। और संरक्षणवाद या फिर अपन कह सकते हैं प्रोटेक्शनवाद की नीति के तहत आर्थिक वृद्धि दर धीमी रही थी, स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया था, आवास और प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रहे। यानी कि उपरोक्त कहते जो सही हो जाएगा। इसी कारण 1991 में वित्तीय संकट से उबरने के लिए एलपीजी की नीतियां अपनाई गई थी। सीधा सीधा आपके फैक्चुअल प्रश्न था और आपका उपरोक्त चारों सही हो जाएगा। देखिए, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोधक WSF की पहली बैठक कब व कहां हुई। प्रश्न एक है देखिए, लेकिन यहां से 3 प्रश्न निकलेंगे। नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोधक मंच WSF की पहली बैठक कब और कहां हुई थी। WSF की बात करें तो WSF का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड सोशल फोरम। क्या है, वर्ल्ड सोशल फोरम। ये तो आपके इसका पूरा नाम है। सीधा सीधा प्रश्न आएगा, WSF का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड सोशल फोरम।
अब वर्ल्ड सोशल फोरम WSF क्या है? तो एक नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोधक मंच है। और WSF में बात करें कि कौन कौन है, तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, मानवाधिकार कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता, इसमें है आपके पर्यावरणविद, इसमें है आपके मजदूर, इसमें आपके महिला, और इसमें है प्यारे विद्यार्थियों आपके युवा वर्ग। ये नवनिवेशवादी या फिर नव उदारवादी वैश्वीकरण का क्या करता? विरोध करता। अब देखिए इसकी पहली बैठक कब और कहां हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी आपके 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। 2001 में कब हुई थी? तो ब्राजील के अंदर हुई थी। और ब्राजील की बात करें, ब्राजील में कहां हुई थी? तो लिख लो प्यारे विद्यार्थियों, पोर्ट अल्गेर। पोर्ट अल्गेर ब्राजील में एक जगह है, वहां पर WSF की पहली बैठक हुई थी। अब 2004 में मुंबई में भी WSF की बैठक हुई थी। 2004 और मुंबई में हुई थी WSF की बैठक। 2004 में मुंबई में हुई थी WSF की बैठक। और WSF की बैठक की बात करें 2004 में कौन सी बैठक हुई थी? तो फोर्थ बैठक हुई थी। कौन सी बैठक हुई थी? फोर्थ बैठक हुई थी। लगे हाथ प्यारे विद्यार्थियों, 2007 में भी बैठक हुई थी। 2007 में बैठक हुई थी आपके सातवीं बैठक कहां पर हुई थी? ये हुई थी आपके नैरोबी। और नैरोबी की बात करें, नैरोबी कहां पर है? तो केन्या के अंदर है। अब आप लोगों के मन में आ रहा है सर आपने पहली बैठक का बता दिया, चौथी बैठक का बता दिया, सातवीं बैठक का बता दिया, बाकी वाली बैठ के कौन बताएगा? बाकी वाली बैठ के मैं नहीं बताऊंगा, बाकी वाली बैठ के आपको खुद को पता करनी है। मेरा काम केवल NCERT के अंदर जो जो फैक्ट थे टू द पॉइंट वो आप लोगों के सामने पेश करने, और तीनों फैक्ट NCERT के अंदर थे। बैठक तो आज 2025 में कितनी हुई आप पूरी पता कर लो। अगर आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर ताकत है, तो पूरी पता कीजिए, नो डाउट आपके काम आएगी। लेकिन NCERT के अंदर टू द पॉइंट जो लिखी हुई है ना, वो तो आपको याद होनी ही होनी चाहिए। यानी पहली बैठक तो आपको याद होनी चाहिए। भारत में कौन सी बैठक हुई थी पहली बार? तो चौथी बैठक आपको याद होनी चाहिए। और 2007 में सातवीं नैरोबी केन्या हुई थी, ये NCERT में। तो इन बैठकों के बारे में तो आपको याद होना ही होना चाहिए। देखिए एक सन है यहाँ पर 1999 और सिएटल 1999 में सीधा सीधा आपके NCERT में फैक्ट है कि WTO की मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। और किस मामले को लेकर के हुई थी? ये आपके नव उदारवादी वैश्वीकरण को लेकर के हुई थी। तो यहाँ से आप 7 स्टार लगा लीजिए। यहाँ से आपके कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो यहाँ से 1% आता ही आता है, चाहे अर्धवार्षिक की बात करें चाहे वार्षिक परीक्षा की बात करें। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो पर्सन आता ही आता है। और अगर मैं यूं कहूं कि ग्रेड फर्स्ट स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट की तैयारी करने वाला के लिए भी ये राममान औषधि ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभावों के प्रकारों को उनके प्रभावों से सुमेलित करना है। एक साइड में आपके वैश्वीकरण के प्रभाव है और दूसरी साइड में आपके इनके क्या है? प्रकार है। अब देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मैंने आप लोगों को प्रभाव बताए। आर्थिक प्रभाव क्या है? सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव क्या है? सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? और नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव क्या है? एक साइड में आपके प्रभाव और दूसरी साइड में आपके दे रखे प्रकार। अब देखिए आर्थिक प्रभाव की बात करेंगे। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? तो आर्थिक प्रभाव में दुनिया में आर्थिक प्रभाव की बात करें तो पूंजी का क्या हुआ? पूंजी का प्यारे विद्यार्थी वहां आपके प्रवाह, पूंजी का प्रवाह होगा तो क्या होगा भाई? पूंजी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आएगी जाएगी। मान लीजिए मेरे पास में पूंजी है, आपके पास में पूंजी है, आप कोई ऑनलाइन कुछ देख रहे, यहाँ से आपने कहीं भेज दी दूसरी जगह, जो आपको चीज पसंद आ गई, आपको मंगवानी है, तो आपके पास में क्या आ जाएगी? वस्तु आ जाएगी नहीं आएगी? आ जाएगी। तो आर्थिक प्रभाव में अपन कह सकते हैं पूंजी और वस्तु का क्या हुआ? आदान प्रदान, या फिर अपन कह सकते हैं प्रवाह। तो यहाँ पर आर्थिक प्रभाव में क्या लिखा? पूंजी और वस्तु का प्रवाह। ये देखिए आपकी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई। वस्तुओं के व्यापार किससे होगा? व्यापार पूंजी से होगा। और व्यापार के अंदर वस्तु आएगी
तो आर्थिक प्रभाव में आपके क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके बेहद सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव। सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव में मैंने आप लोगों को बताया कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के पास में नागरिकों के डेटा है या डेटा नहीं डाटा है जो आसानी से क्या है पहुंच जाते हैं। तो सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो आपके हो जाएगा राज्यों के हाथों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आ गई है, या आपके हो जाएगा से। उसके बाद हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुआ। तो सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव पॉजिटिव कल्चरल इफेक्ट की बात करें तो परंपरागत मूल्यों को छोड़े बिना स्थानीय संस्कृति का क्या हो रहा है परिष्कार हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपके डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो सकारात्मक यानी पॉजिटिव कल्चरल इफेक्ट क्या आ रहा है, इसमें कि परंपरागत मूल्य जो अपने परंपरागत मूल्य है, मूल्य की बात हो रही है, वैल्यूज की बात हो रही नहीं कि प्राइस की बात हो रही, जो हमारे परंपरागत मूल्य है को छोड़े बिना स्थानीय संस्कृति के क्या हो रहा है परिष्कार या फिर परिशुद्धता आ रही इसके अंदर। ये क्या है सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव है। और नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो इसमें पीछे बचा है आपके ए, क्या बचा है ए, और इसमें लिखा है विश्व की सांस्कृतिक धरोहरें खत्म हो रही है। अब देखिए नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो सीधे सीधे वैश्वीकरण में कई फैक्ट है तो कई कॉन्सेप्ट है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण के माध्यम से पश्चिमी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर हावी हो रही है। ये तो आप लोग जानते हैं। आपके आसपास में आज आप फटी जींस पहनते कि नहीं पहनते, आज आप कैपरी पहनते, बरमूडा पहनते, आज आप पिज्जा खाते हैं, आज आप बर्गर खाते हैं, ये किसका कारण है? आज आप सोगरे की बजाय प्राथमिकता पिज्जा बर्गर चाउमीन को देते हैं, लेकिन नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप पिज्जा खाएंगे तो उस समय आपको खुद को फीलिंग आएगी कि मैं तो कोई महान व्यक्ति हूँ, मैं तो कोई अमीर व्यक्ति हूँ, और सोगरा खाने वाला कोई गरीब व्यक्ति है। अगर आप पुराने कपड़ों की बात करें जो सीधे सिंपल जैसे मेरे पहने हुए हैं, इसकी बजाय आप फटा शर्ट फटी पैंट पहनते हैं जो कि वेस्टर्न कल्चर को दर्शाती है, और आप महसूस करते हैं कि मेरे कपड़े बहुत शानदार पहने हुए। अगर आप लोग चौड़े पैजामे पहन करके या फिर महिला लड़कियां सलवार सूट पहन के अगर शादी ब्याह प्रोग्राम में जाती है तो उनको लगता नहीं मेरे तो कपड़े सही नहीं है भाई। अगर लड़के फटी जींस, लड़कियां ऊंची एडी की सैंडल ऐसे पहन के जाती है तो उनको लगता है कि हमारे कपड़े अच्छे हैं। तो नकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव या फिर अपन कह सकते हैं सांस्कृतिक धरोहर, जो पुराने कपड़े अपन कह सकते हैं जो परंपराएं परंपरागत रूप से जो हमारे यहाँ की लोकल, जैसे मोदी जी कह रहे हैं लोकल इज वोकल, उन चीजों को अपन भूल रहे हैं, परंपरागत मूल्यों को अपन भूल रहे हैं, अपन देसी खाने को भूल रहे हैं, अपन बर्गर चाउमीन सैंडविच को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये क्या है नकारात्मक प्रभाव अपन कह सकते हैं। तो इसमें सही क्या हो जाएगा ये आपके डी है जो आपके प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए वैश्वीकरण का विरोध नहीं करता है। वैश्वीकरण का कौन विरोध नहीं करता? वर्ल्ड सोशल फोरम WSF, तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये तो आपके वैश्वीकरण का विरोध करता है। वर्ल्ड सोशल फोरम, इसकी पहली बैठक 2001 में कहा हुई थी? ब्राजील के पोर्ट अल्गेरी में हुई थी। जबकि चौथी बैठक कहां पर हुई थी? चौथी बैठक 2004 में कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। सातवीं बैठक की बात करें तो नैरोबी केन्या में हुई थी 2007 में। ये तो आपके नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करता है। उसके बाद में बात करें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिन्हें हम शॉर्ट में कह सकते हैं MNCs, ये आपके वैश्वीकरण का विरोध नहीं करती है। बहुराष्ट्रीय निगम या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनीज की बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के अंदर, कई देशों के अंदर अपना व्यापार फैला रखी है, अपना बिजनेस फैला रखी है, तो ये इसका वैश्वीकरण का विरोध नहीं करती है। वह हो जाएगा इसमें सही इंडियन सोशल फोरम तो इसका विरोध करता है। जबकि वामपंथी कार्यकर्ता, मैंने आप लोगों को बता दिया कि वामपंथी कार्यकर्ता भी इनका विरोध करते हैं। वामपंथी विचारधारा वाले कार्यकर्ता व्यक्ति कहते हैं कि वैश्वीकरण के माध्यम से अमीर और गरीब के बीच में जो खाई है जो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ये इसका विरोध करते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अगला प्रश्न कथन और कारण वाला प्रश्न है। दिखने में बड़ा प्रश्न है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर का नाम दिया गया है। वैश्वीकरण बहुआयामी प्रक्रिया है। क्या वैश्वीकरण बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है? बिल्कुल है। कारण
आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वैश्वीकरण इसमें समाविष्ट है। सीधा सीधा प्रश्न है, इजी से प्रश्न है। कथन ए और आर दोनों सत्य है और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। आपके ए है जो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किसने की? मैंने आप लोगों को बता दिया कि एलपीजी, एल से क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, पी से क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, और जी से हो जाएगा आपके ग्लोबलाइजेशन। ये नीतियां और ये नीतियां कब अपनाई गई थी? तो 1991 में अपनाई गई थी। उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते? ये नरसिम्हा राव है जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बता दिया उस समय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति प्यारे विद्यार्थियों आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। तो आपके नरसिम्हा राव के समय आर्थिक अपन कह सकते वित्तीय संकट से उबरने के लिए और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एलपीजी नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि वैश्वीकरण के कारण भारतीय उद्योग सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण भारतीय उद्योग है जो सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। देखो, वैश्वीकरण के माध्यम से भारतीय उद्योग सकारात्मक रूप से प्रभावित हुए, ये आपको बताना है। देखिए, विदेशी निवेश में तो वृद्धि कैसे होगी, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र के स्थान में वृद्धि, बिल्कुल जीडीपी की बात करें ना तो इनके स्थान के अंदर वृद्धि हुई है, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, औद्योगिक क्षेत्र में कठोर प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल औद्योगिक क्षेत्र के अंदर कठोर प्रतिस्पर्धा भी आई, क्योंकि वैश्वीकरण के माध्यम से एमएनसीज भी यहाँ पर आ गए। तो अपन कह सकते हैं कि कठोर प्रतिस्पर्धा हुई और रोजगार के अवसर ऑटोमेटिक बढ़े। तो इसमें आपके 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ये आपके शहर जो प्यारे विद्यार्थियों सही हो जाएगा। ये आपके वैश्वीकरण वाला अध्याय था। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की जानकारी लिए मैंने बता दूं कि एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 राजनीति विज्ञान हमने एमसीक्यू फॉर्मेट में, पीवाईक्यू फॉर्मेट में और संपूर्ण व्याख्या के साथ में पूरी कर ली है, दोनों किताबें। और अगर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन सभी क्लासेसों को जरूर देखना। ये क्लासेस आप लोगों के लिए माइलस्टोन साबित होगी, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, हमने आप लोगों से एक वादा किया था कि हम स्कूल व्याख्याता के लिए थीम आधारित तैयारी करें, और हमारी थीम है हम भी बनेंगे व्याख्याता, हम भी लेंगे मोड़, बन के रहेंगे व्याख्याता, लेंगे लिख रहेंगे मोड़। उसी तर्ज आधारित, उसी के आधार पर हम लोगों ने आपको बताया था कि ग्रेड फर्स्ट 2 पेपर होता है। एक पेपर तो कौन सा होता है, जीके एंड जीएस वाला होता है, जबकि एक पेपर कौन सा होता है, सब्जेक्ट का होता है। जीके एंड जीएस पेपर की बात करें, कितने सवाल आते हैं, 75 सवाल आते हैं। कितने नंबर का होता है, 150 नंबर का होता है। आप लोगों को मनवाना सर ये तो हमारे को पता है, आप क्या समझा रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, आप अंदर सुनिए। सब्जेक्ट 150 सवाल आता है, ये आपके 300 क्वेश्चन का होता है। हम लोगों ने आप लोगों से जब पढ़ाना शुरू किया चैनल पर, तो वादा किया था कि इन 75% से, इन 75% का 2011 से लेकर के 2024 या फिर हम कहें 25 तक जो भी आरपीसी का एग्जाम हुआ, उस आरपीसी के एग्जाम में चाहे सामान्य शिक्षा विभाग की बात हो या फिर आपके दूसरे शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग की बात हो, जो भी प्रश्न पत्र हुए उन पेपरों का हम लोग आपको करवाएंगे पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इनका हम लोग करवाएंगे 360 डिग्री एनालिसिस। अब प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम लोग बात करें तो मैंने भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था ये तो आपको करवा दिया। उसके बाद में मैंने आप लोगों के सामने स्कूल मैनेजमेंट करवा दिया। अब मेरे बात सुनो प्यारे विद्यार्थियों,
अगर आप लोग कहते हैं, आप लोग गंभीरता से तैयारी करना चाहते हैं, कई विद्यार्थियों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि सर आप गणित और रीजनिंग की कक्षाएं शुरू करो। गणित और रीजनिंग की बात करें तो सीधे सीधे आपके 10% आते हैं, 8 से 12% अपन मान सकते हैं। और गणित और रीजनिंग में बच्चों में एक प्रकार से फोबिया रहता है। आप लोग चाहते हैं कि गणित और रीजनिंग की क्लासेस शुरू करें और पूर्ण इत्मीनान, पूर्ण मनोयोग, पूर्ण समर्पित होकर देखें, तो मैं आप लोगों के लिए या तो पहले क्लासेस ये शुरू कर दूं, या फिर आप लोग कहें कि सर एनसीईआरटी कक्षा 11 शुरू करो तो वो शुरू कर दूं, या फिर आप लोग कहें कि सर हमारे को करंट जीके पढ़ो तो वो शुरू कर दूं, या फिर आप कहे कि सर हमारे को तो हिस्ट्री पढ़ो वो शुरू कर दूं, या फिर आप कहे हमारे को तो भूगोल पढ़ो वो शुरू कर दूं। अभी प्यारे विद्यार्थियों, आगामी अपकमिंग भर्तियों की बात करें तो हम लोग मुख्य रूप से काम करेंगे ग्रेड फर्स्ट पर। अगर उसके बाद में किसी पर काम करेंगे तो ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड पर काम जरूर करेंगे। लेकिन अभी अपकमिंग मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को मैंने एक थीम बताई थी और उसी थीम आधारित हम तैयारी करें। हम भी बनेंगे विजेता, हम भी लेंगे मोहर। उस थीम आधारित तैयारी को अंतिम सकारात्मक रूप देने के लिए, आपकी तैयारी में धार देने के लिए मैं पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हूं। लेकिन आप लोगों को कमर कसनी पड़ेगी और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बता देना कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं। वो मैं आपको निःशुल्क रूप से पढ़ा दूंगा। आप इस दिए हुए मोबाइल नंबर पर कमेंट कर देना कि सर हम पढ़ाई के प्रति, ग्रेड फर्स्ट बनने के प्रति पूर्ण रूप से डेडिकेट है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक बार आप पूर्ण रूप से समर्पित हो या फिर गंभीर तैयारी करने लायक आपकी स्थिति है, अभी 2 महीने पढ़े, वक्त खूब पढ़ा है, या फिर आप मैसेज करो सर पोस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मैं आरपीसी का चेयरमैन नहीं हूं भैया, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ। पूर्ण रूप से समर्पित हो तो मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं मैं आपको निःशुल्क पढ़ा दूंगा। समझे ना मेरी बात को? जो आप पढ़ना चाहते हैं मैं आप लोगों को निःशुल्क पढ़ा दूंगा। आप लोग चाहते हैं कि सर ये पीवाई क्यों बचे हुए 2011 से लेकर 2025 तक वो करो, वो करा दूंगा। आप लोग चाहते हैं कि सर आप सोर्स नोट्स के रूप में पढ़ो पूरा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी मैं पढ़ा दूंगा अगर समय मिला तो आप लोगों को पूर्ण नियमितता बनाए हुए अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो मैं पूरी तरह से आप लोगों के साथ में हूं और मंजिल अवश्य मिलेगी। मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को केवल और मंजिल तक चल के जाना है। सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एक दिन जरूर मिलती है। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आगे की क्लासेस के अंदर बता देना, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू कर दूंगा। जय हिंद, जय श्री राम साथियों।